हाय, आई एम पूजा एंड वेलकम टू परचम क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है IUCN की ग्रीन लिस्ट। बिल्कुल हाँ, आपने सही सुना। अभी तक आप लोग हमेशा डिस्कस करते हैं रेड लिस्ट के बारे में। आप लोग बात करते हैं कि कोई एनिमल क्रिटिकली डेंजर है या डेंजर है या फिर किस कैटेगरी में वो बिलोंग करता है। तो बिल्कुल IUCN के द्वारा एक नई लिस्ट जारी की गई है जिसका नाम है ग्रीन लिस्ट। पहली बार IUCN ने ग्रीन स्पीसीज को भी बताया है, क्योंकि ग्रीन लिस्ट की शुरुआत जो है वो 2014 से हो चुकी है, लेकिन पहली बार जो ग्रीन स्पीसीज हैं किनको इस कैटेगरी में शामिल किया गया है IUCN के द्वारा पहली बार डिक्लेयर किया गया है। तो ये हमारे लिए एक करेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन फ्यूचर में बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो बिल्कुल जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर पहली बार आ रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं IUCN की ग्रीन लिस्ट के बारे में। समझते हैं कि क्या डिफरेंस है ग्रीन लिस्ट में और रेड लिस्ट में, कैसे किसी भी साइट को ग्रीन लिस्ट का आप स्टेटस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर हाल ही में आप यहाँ पर IUCN की वेबसाइट को विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से रिसेंट साइट्स जो है वो IUCN ने अपडेट की हैं, कौन कौन से एनिमल्स को ग्रीन स्पीसीज में शामिल किया है एटसेट्रा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए IUCN ने ग्रीन स्टेटस ऑफ द स्पीसीज जारी किया है, ये पहली बार जारी किया गया है। और जो हमारे बड़े बड़े कंजर्वेशन के काम करते हैं, बड़े बड़े जो सर्वे करते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल स्वागत किया है इस इनिशिएटिव का कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि IUCN के द्वारा जारी किया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं IUCN के बारे में। ये IUCN है क्या? बेसिकली इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। समझ में आ रहा है? यूनियन, बहुत सारी कंट्री, बहुत सारे देशों के इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे पीपल, हम और आप जैसे लोगों का एक पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो IUCN है। लगभग 1400, लगभग 1400 मेंबर जो है वो IUCN के मेंबर है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना या फाउंडेशन 1948 में किया गया था और इसका हेड ऑफिस जो है वो स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना करने का उद्देश्य ये था कि लगातार बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। एक्सटिंक्ट होने का मतलब हो रहा है विलुप्त होते जा रहे हैं, जैसे डायनासोरस फॉर एग्जाम्पल, कि डायनासोरस कभी हुआ करते थे, वो एक्सटिंक्ट हो गए, वो विलुप्त हो गए। ऐसे कई सारे बर्ड्स, कई सारे एनिमल हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और किस तरीके से हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने एनिमल को, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनका कंजर्वेशन कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि किस तरीके से एनिमल को प्रोटेक्ट करो। हम डिफरेंट इंस्टीट्यूट बनाते हैं, नेशनल पार्क बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं, और हम अपनी जो एनिमल्स हैं, जो हमारे बर्ड्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो यही काम IUCN के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। अब IUCN जो है, हमारे पास बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारी स्पीसीज है, बहुत सारे फ्लोरा है, फाउना है, बर्ड्स है, एनिमल है एंड प्लांट्स हैं। अब कुछ एनिमल और प्लांट्स ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अगर हम डियर की बात करें, हिरन बहुत ज़्यादा होते हैं, हिरन हर कहीं अवेलेबल होते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो लगातार कम होते जा रहे हैं, उनकी जनसंख्या कम होते जा रही है। और कुछ एनिमल ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, कुछ एनिमल ऐसे हैं जो क्रिटिकली इन डेंजर है, जिनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो इन सब के लिए IUCN के द्वारा एक बुक पब्लिश की जाती है जिसको रेड डेटा बुक के नाम से जानते हैं। 1964 में पहली बार रेड डेटा बुक को पब्लिश किया गया था। और IUCN के द्वारा एक लिस्ट भी बनाई गई है जिसको हम रेड लिस्ट के नाम से जानते हैं। तो रेड लिस्ट कब बनी? 1964 में बनी। अब इस रेड लिस्ट में हम सारे जितने भी पूरे वर्ल्ड में फ्लोरा एंड फाउना है, एनिमल है और प्लांट्स हैं, वर्ड्स हैं, उन सबको यहाँ पे काउंट करते हैं। सेंसस होती है, जनगणना होती है और रेड लिस्ट को जो है वो पब्लिश किया जाता है। ये जो रेड लिस्ट होती है 9 कैटेगरी में होती है। कितनी कैटेगरी में होती है याद रखेंगे? 9 कैटेगरी में इसको पब्लिश किया जाता है। तो आप इस कैटेगरी को यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक्सटिंक्ट, जो कि विलुप्त हो चुके हैं, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है। फिर एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, फिर क्रिटिकली इंडेंजर और वल्नरेबल, मतलब विलुप्त होने की कगार पर है, खत्म होने की कगार पे है, इनको एक्स्ट्रा अटेंशन देने की जरूरत है, एक्स्ट्रा पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। वो ये 3 कैटेगरी हैं। फिर नियरली थ्रेटेंड और लीस्ट कंसर्न, जो बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन में, जनसंख्या में बहुत ज्यादा है, जिन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो प्रॉपर उनका रिप्रोडक्शन चल रहा है, वो प्रॉपरली अवेलेबल है हमारे पास, तो वो कहलाते हैं नियरली थ्रेटेंड और लीस्ट कंसर्न।
और कुछ एनिमल और स्पीसीज ऐसी हैं जिनके डेटा अवेलेबल नहीं है। तो टोटल आईयूसीएन की रेड लिस्ट को हमने 8 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे ज़्यादा जो हमको ध्यान देने की ज़रूरत है वो इस कैटेगरी में ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो एक्सटेंट हो चुके हैं, जो विलुप्त हो चुके हैं, अब उनका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो थ्रेटेंड हैं, जो क्रिटिकली इंडेंजर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो इसलिए हर सेंसस के बाद जो है वो रेड डेटा लिस्ट को पब्लिश किया जाता है बाय द आईयूसीएन। चलो अब समझिएगा, रेड डेटा लिस्ट है वो तो पब्लिश हो गई, ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि किस नेशनल पार्क में कौन सा एनिमल है जो इंडेंजर में है, किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन सा एनिमल है जो क्रिटिकली इंडेंजर है, और वो इंस्टीट्यूट, हम और आप जैसे लोग, पब्लिक सर्वेंट्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बचाने वाले, प्रोटेक्ट करने वाले लोग क्या काम कर रहे हैं, कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पे रन कर रहे हैं, क्या वो लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। तो इन सारी चीज़ों की निगरानी करने के लिए यहाँ पर जो नई लिस्ट पब्लिश की गई है आईयूसीएन के द्वारा, वो है आपकी ग्रीन लिस्ट। आई होप आपको थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर होगा कि रेड लिस्ट में सारे स्पीसीज, सारे फ्लोरा एंड फाउना एंड बर्ड्स होते हैं जो उनकी 9 कैटेगरी में इनको डिवाइड किए हैं। अब किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, किस नेशनल पार्क में कौन सा एनिमल है और उसके प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट, उस कंट्री के द्वारा, उस स्टेट के द्वारा और हम जैसे लोगों के द्वारा कौन से वेलफेयर के काम किए जा रहे हैं, वो लोगों की लिस्ट जो है वो कहाँ पर आती है, आपकी ग्रीन लिस्ट होती है। चलो, जैसे कि अगर हम इसको करंट अफेयर से, दूसरे करंट अफेयर से भी लिंक करते कि हाल ही में आईयूसीएन ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भी क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में डाल दिया है। तो ये हमारे लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है कि एक और बर्ड जो है हमारा वो क्रिटिकली इंडेंजर हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये आपको दिख रहा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। हमारे मध्य प्रदेश में इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हम दूधराज के नाम से भी जानते हैं और हमारा स्टेट बर्ड भी है। साथ ही साथ राजस्थान का भी स्टेट बर्ड जो है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है और इसको हम जो है वो गोंडवाना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटका में बेसिकली ये पाया जाता है और हाल ही में आईयूसीएन की रेड लिस्ट के क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में इसको डाल दिया गया है। तो ये हमारे लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो अब ये स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वो राजस्थान की गवर्नमेंट हो या मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट हो, ये लोग क्या काम कर रहे हैं इस एनिमल को बचाने के लिए, कौन सा इंस्टीट्यूट कौन सा काम कर रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट रन कर रहा है, इन बातों की सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए यहाँ पे बनाई गई है क्या, ग्रीन लिस्ट। क्लियर है। तो सबसे पहले 28 जुलाई जो भी हाल ही में न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया है, उसमें 200 इंटरनेशनल 200 साइंटिस्ट ने 171 कंट्री के पार्टिसिपेट किया और इन लोगों ने आपस में डिस्कस किया और एक ग्रीन लिस्ट और ग्रीन स्पीसीज का स्टेटस जो है वो हमारी स्पीसीज को दिया। हालांकि बहुत सारी स्पीसीज हमारे पास है, लेकिन अभी हाल ही में इनिशियल लेवल पे 181 स्पीसीज को यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है ना, तो याद रखना है 200 साइंटिस्ट 171 इंस्टीट्यूट या कंट्री के इसमें पार्टिसिपेट किए और ग्रीन स्टेटस स्पीसीज जारी की हैं। 181 स्पीसीज इसमें शामिल की है, जिनमें से कुछ स्पीसीज आपके सामने, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, पिंक पिजन, कितना ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हैं। ये क्रिटिकली इंडेंजर, इसको बचाया नहीं गया तो आने वाली जो जनरेशन है इसको कभी देख भी नहीं पाएंगी। तो पिंक पिजन की बात कर लो, सुमात्रा के राइनोसोरस की बात कर लो या फिर ग्रे वुल्फ की बात कर लो, इन सभी लोगों को ग्रीन स्पीसीज की लिस्ट में शामिल किया गया है। मतलब इन लोगों के वेलफेयर के लिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं, ये सारी जानकारी हमको इकट्ठी करनी है। अच्छा, जैसे कि रेड लिस्ट को आपने 9 कैटेगरी में डिवाइड किया था, वैसे ही ग्रीन लिस्ट को भी इन लोगों ने 9 कैटेगरी में डिवाइड किया है कि मतलब आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं, किस तरीके से डिप्लीशन हो रहा है, आपके प्रोजेक्ट किस प्रकार से रन हो रहा है, कितना इफेक्टिव है। अगर इफेक्टिव प्रोजेक्ट आप रन कर रहे हो और इससे हमें फायदा मिल रहा है तो हम आपको ज्यादा फंडिंग करेंगे, जिससे आप बायोडाइवर्सिटी के लिए और ज्यादा काम कर सकें। अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे तो हम आपको फंड नहीं करेंगे। बात समझ रहे हो ना। इसलिए यहां पर भी 9 कैटेगरी हमने डिवाइड की है। साथ ही साथ यहां पर कैटेगरीज को हमने इस हिसाब से बांटा है कि आने वाले 10 साल में, जैसे कि कोई एनिमल है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, तो आने वाले 10 साल बाद इसकी कंडीशन क्या हो सकती है, आने वाले 100 साल के बाद इसकी कंडीशन क्या हो सकती है, क्या ये एक्सटेंट तो नहीं हो जाएगा, इसके रिप्रोडक्शन के लिए जो पॉलिसी बन रही है या इसको बढ़ाने के लिए, इसकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए जो पॉलिसी बन रही है वो सही है या नहीं, आने वाले 10 साल या 100 साल में क्या कंडीशन होने वाली। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस ग्रीन लिस्ट को तैयार किया गया है। ठीक है, ग्रीन लिस्ट को तैयार करते हुए 4 पैरामीटर को ध्यान में रखा गया है। ठीक है, कि किस इंस्टीट्यूट को ग्रीन लिस्ट में शामिल करना है या किस साइट को ग्रीन लिस्ट में शामिल करना है या नहीं। तो उसके लिए 4 पैरामीटर डिसाइड किए गए हैं आईयूसीएन के द्वारा। पहला पैरामीटर है गुड गवर्नेंस। अच्छा, गुड गवर्नेंस से मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद आ जाती है, तो मुझे बता दीजिएगा गुड गवर्नेंस डे
किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस मतलब वहाँ का प्रशासन कैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, टीम कैसे काम कर रही है, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसा है, गुड गवर्नेंस कैसा है, ठीक है ना। कंजर्वेशन का आउटकम क्या है, कि आपने कोई प्रोजेक्ट रन किया है तो उसका आउटकम क्या है, ऐसा तो नहीं कि आपने बस पैसे झोंक दिए हैं, पूरे पैसे लगा दिए और कुछ भी आउटकम नहीं निकला है, और आपकी प्लानिंग और डिजाइन क्या है। तो इन 4 पैरामीटर को यहाँ पर शामिल किया गया है ग्रीन लिस्ट साइट बनाने के लिए। बात क्लियर हुई। चलो अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि IUCN ग्रीन स्टेटस जो है वो ऑफिशियली ऑनलाइन लॉन्च किया जाएगा। कब लॉन्च किया जाएगा, तो सितंबर 3 2021 को ऑफिशियली ऑनलाइन जो है वो फ्रांस में इस लिस्ट को या फिर स्टेटस को, कि किस स्पीसीज को हमने स्टेटस दिया है, ये जारी किया जाएगा ऑफिशियली ऑनलाइन सितंबर 3 2021। इस बात को याद रख लेंगे। चलो अब मैं आपको रेड डेटा लिस्ट और ग्रीन डेटा लिस्ट जो है, ग्रीन लिस्ट जो है, उसमें एक बेसिक आपको डिफरेंस एक एग्जांपल के जरिए क्लियर करती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो दिख रहा है आपको, ये है कैलिफोर्निया कॉन्डर। ये कैलिफोर्निया के रीजन में आप यहाँ पे देख सकते हैं पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो है वो IUCN की रेड लिस्ट में आता है, क्रिटिकली इन डेंजर है, मतलब बहुत ही ज्यादा समाप्ति की कगार पे है। अगर 1994 के बारे में बात करें तो लगभग ये 20 से 30 बस बचे थे पूरी दुनिया में, सिर्फ 20 से 30 जो है वो कैलिफोर्नियन कॉन्डर बचे हुए थे। तो अमेरिका की गवर्नमेंट, कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट, वहाँ के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट को रन किया, ठीक है, जिससे हम इनको क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, इनमें रिप्रोडक्शन कराया। तो आज की कंडीशन ये है लगभग ये 500 हो गए हैं, ठीक है। लेकिन आज भी IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर है, तो आज भी ये लोग क्रिटिकली इंडेंजर है। लेकिन अगर ग्रीन लिस्ट की बात करें तो ग्रीन लिस्ट में इसको पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। पॉजिटिव रिस्पांस क्यों मिला है, क्योंकि ग्रीन लिस्ट में इन लोगों ने अच्छे प्रोजेक्ट बनाए, तभी तो 20 और 30 जब इनकी जनसंख्या थी उससे ये 500 की कैटेगरी में पहुंच गए। तो इस साइट को आपने ग्रीन साइट बना दिया और इसको ग्रीन लिस्ट में शामिल कर दिया, और इनका पॉजिटिव रिस्पांस भी रहा क्योंकि आपने रिप्रोडक्शन किया, आपने अच्छी पॉलिसीज बनाई। तो हम आपको क्या करेंगे, हम आपको फंडिंग करेंगे कि आप इस प्रोजेक्ट को आगे भी एक्सटेंड कर सकें। बात क्लियर हुई कि रेड लिस्ट और यहाँ पर आपकी जो रेड लिस्ट है और ग्रीन लिस्ट है उन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखना है। तो ग्रीन लिस्ट और रेड लिस्ट का हमेशा डेटा सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, डेटा वेरी करते रहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जैसे कि अगर इसके बारे में बात करें, ये है बोरोइंग बेटोंग, ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, नियरली थ्रेटेंड है, मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, इन पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए जब इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा, इन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, तो गवर्नमेंट या फिर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनके प्रोटेक्शन के लिए कोई ऐसा वेलफेयर की प्रोजेक्ट रन नहीं करते हैं। तो जब इनके लिए वेलफेयर के प्रोजेक्ट रन नहीं हो रहा है तो ग्रीन लिस्ट में तो नेगेटिव हो गए। बात समझ रहे हो ना, तो ग्रीन लिस्ट में नेगेटिव हो गए लेकिन रेड लिस्ट में नियरली थ्रेटेंड है, मतलब इनके लिए कोई प्रोजेक्ट रन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो दोनों लिस्ट में जो डेटा है वो वेरी कर सकता है, ठीक है। अब अभी तक ग्रीन साइट्स जो है 2014 में पहली बार ग्रीन साइट डिक्लेयर की थी, और 2021 तक अगर हम बात करें तो टोटल 59 साइट 16 कंट्री की जो है वो ग्रीन साइट के रूप में शामिल हो चुकी हैं। अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 में आप ये लिस्ट देख सकते हैं, ये कुछ साइट्स है जो 2021 में 2021 में ग्रीन लिस्ट में शामिल की गई हैं। फ्रांस की साइट है, स्विट्जरलैंड की, इटली की साइट्स है, तो आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो है वो ऑलिव रेडली टर्टल है, न्यूज में था कुछ दिन पहले। क्यों न्यूज में था, क्योंकि आपका जो वितनकनिका उड़ीसा का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पर ये ऑलिव रेडली टर्टल आते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए, राइट। तो ऑलिव रेडली टर्टल को IUCN की किस कैटेगरी में शामिल किया है, ऑप्शंस आपके सामने है। लीस्ट कंसर्न है, वनरेबल है, इंडेंजर है, क्रिटिकली इंडेंजर है। आपका जो भी आंसर है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेड लिस्ट और ग्रीन लिस्ट में क्या डिफरेंस है, और ग्रीन साइट्स क्या होती हैं, और ग्रीन स्पीसीज जो लिस्ट है वो 3 सितंबर को जारी कर दी जाएगी ऑनलाइन। बात क्लियर। तो ये पहली बार IUCN के द्वारा जारी किया जा रहा है। सो आई होप आपको इस टॉपिक की पूरी समझ आई होगी। सो हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट बर्निंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू, बाय बाय।